नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत मेहरा। मैं प्रीतिशा। लोन 11 पॉसिबल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे लोन 11 पॉसिबल आपको कितने टाइप्स के लोन प्रोवाइड कराता है। पहला लोन आता है आपका यूज कार लोन, सेकंड लोन आपका आता है न्यू कार लोन और थर्ड आपका आता है कार एग्जिस्टिंग लोन, और आपका फोर्थ आता है लैप। तो चलिए अब हम जानते हैं यूज्ड कार लोन के बारे में। जी हाँ, मैं आपको यूज कार लोन के बारे में पहला तो आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो क्या है और क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप जहाँ से गाड़ी परचेज करें या फिर आप जिससे भी गाड़ी परचेज करें, आप ये देखिए कि आपकी उनकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर वो 2012 में है तो हम लोन को पास कर सकते हैं, आपको लोन का अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है, जो इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होता है। पहला आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और आपका आरसी इंश्योरेंस, जिससे आप गाड़ी परचेज करें उनका आरसी इंश्योरेंस, और इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायर्ड होता है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और ऑफिस आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी लास्ट 2 ईयर की ITR विद कंपटीशन और GST, अगर आप GST फाइल करते हैं तो भी GST रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हम आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं वो आपको हमारी साइट पर पहले अपलोड करना होगा, जिससे हम आपका ये चेक करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है, आपके साथ बैंक का रिकॉर्ड कैसा था, कैसा है या कैसा चल रहा है, हम ये चेक करते हैं। तो इससे आपकी बस एलिजिबिलिटी चेक होती है कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो अब हम जानते हैं एग्जिस्टिंग कार लोन के बारे में। जी हाँ, एग्जिस्टिंग कार लोन का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट इसमें स्टेप आता है वो आपकी गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो क्या होनी चाहिए या क्या है। आपकी 2012 या 2012 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आपकी जो हम लास्ट फंडिंग करते हैं वो 100 to 200% करते हैं, और जिसमें आपका इसमें दो लोन डिवाइडेड होते हैं। पहला आपका होता है जिसपे कार लोन रनिंग है और जिसपे लोन रनिंग नहीं है। तो जिसपे रनिंग लोन की गाड़ियों पे हम कैसे लोन करते हैं मैं उसका प्रोसेस आपको बताना चाहूँगी कि जिससे सपोज आपकी गाड़ी की जो EMI है वो 12 EMI पेड है और आपकी अभी 36 EMI देने को रह रही है। इट मीन्स आपने 4 ईयर का लोन ले रखा था, जिसमें से आपने 12 EMI पे कर दी और 36 मंथ की EMI पे करना पेंडिंग है। तो इस पर हम ऐसे लोन करते हैं, आपकी गाड़ी की जो भी मार्केट वैल्यू आएगी या आपकी इंश्योरेंस पे समटाइम IDV वैल्यू मेंशन होती है। ठीक है, तो उस गाड़ी का जो मार्केट वैल्यू होगा उसका हम सपोज आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू आ रही है 5 लाख, हम उसका अगर 200% करते हैं तो वो 10 लाख हो जाता है। ठीक है, आपने 12 EMI पे करी थी और आपकी 36 मंथ की EMI पेंडिंग है। तो अगर आपने लोन ले रखा है 5 लाख का, तो आपने 1 लाख पे कर दिया है तो आपका 4 लाख टॉस पड़ता है, और 10 लाख का आपका लोन हुआ है तो उस 10 लाख में से हम 4 लाख को माइनस कर देते हैं और बचते हैं आपके 6 लाख, वो आपके इन हैंड आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको और भी डिटेल में उस टाइम पे आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। और इसमें आपका ये ऐसा होता है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें ROI क्या होगा। आपका ROI बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल पे मेंशन होता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बैंकों का ROI सेम ही होता है, इसमें रिड्यूसिंग में ROI होता है, बट ये आपकी प्रोफाइल पे बेस्ड होता है कि आपको किस ROI के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिस गाड़ी पे लोन नहीं चल रहा है। ये प्रोसीजर काफ़ी इजी होता है एज कंपैरेटिव, जैसे मैंने लास्ट वाला बताया जिन पे लोन रनिंग होता है। ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, इसमें हम जो मैन्युफैक्चरिंग दोनों की ही सेम होती है। इसमें आपका जो फंडिंग होती है वो 100 to 140% तक की होती है। 100 to 140% तक की कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आपकी गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू आ रही है, सपोज 5 लाख आ रही है, तो 5 लाख का हम उससे 140% करते हैं, जो 8,75,000 या 8,50,000 तक की हम फंडिंग कर सकते हैं उसमें। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका आरसी इंश्योरेंस, और अगर आपकी लास्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। इसमें आप कोशिश करिएगा कि आप जो बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो वो हेल्दी हो, मतलब ज़्यादा छोटे अमाउंट में ट्रांजैक्शन ना हो, काफ़ी अच्छे अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो, तो आपका लोन अप्रूवल करने में ईजी हो जाता है।
अब मैं आपको दोनों लोन्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जिन पे लोन चल रहा है और जिन पे लोन नहीं चल रहा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने जैसा बताया, जिस गाड़ी पे लोन चल रहा है उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, आरसी, इंश्योरेंस, ये तो हर डॉक्यूमेंटेशन में मैंडेटरी होते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, आरसी, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका जो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और कोशिश ये करिएगा, कोशिश नहीं एक्चुअली मैंडेटरी ही है, जिस बैंक से, जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई क्रेडिट हो रही है उसी की बैंक स्टेटमेंट दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको लोन ट्रैक की भी रिक्वायरमेंट होती है हमें, जिससे हम लोन अप्रूवल लेने में हमारे लिए इजी रहता है। अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोन ट्रैक आखिर है क्या और ये लोन ट्रैक कहाँ से मिलेगा। जी हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लोन ट्रैक क्या होता है। लोन ट्रैक यही होता है कि जैसे आपका लोन चल रहा है, सपोज HDFC से फाइनेंस है, आपका वहाँ से लोन चल रहा है, तो इसमें आपके पास लोन की डिटेल्स होती हैं कि आपने कितने लाख का लोन ले रखा है, कितना आपको अब देना है बैंक में, और कितनी EMI गई हैं, कोई बाउंस तो नहीं है, प्रॉपर EMI आपकी जा रही है। तो लोन ट्रैक यही होता है। और ये कहाँ से प्रोवाइड होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आप जिस भी आपके बैंक से या फिर जिस भी प्राइवेट फाइनेंसर से आपकी गाड़ी फाइनेंस है, वहाँ पे आप उनकी कस्टमर केयर से बात करके ये लोन ट्रैक आप ले सकते हो, जिसमें रिक्वायर्ड ये चीज़ें होती हैं कि आपका लोन नंबर, आपका करेक्ट EMI अमाउंट और आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें मस्ट होती हैं आपकी लोन ट्रैक प्रोवाइड। तो चलिए जानते हैं न्यू कार लोन के बारे में। जी हाँ, मैं आपको न्यू कार लोन के बारे में बताना चाहूँगी कि एक सपोज आप किसी शोरूम पे जाके गाड़ी पसंद करते हैं, अगर आपको वो गाड़ी चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या होता है लोन के लिए, ठीक है। आप गाड़ी लेते हैं, अगर उसकी डाउन पेमेंट देने के बाद आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस दिया जाता है, जिसमें आपकी कार्स की डिटेल होती है कि उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, एक्सेट्रा डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं। तो हमें वो परफॉर्मा इनवॉइस मैंडेटरी ही होता है। और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो हर कार लोन में रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें आपको चाहिए लेटेस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आप जॉब करते हैं या सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला तो आप सैलरी पर्सन है तो लास्ट 3 मंथ्स की हमें सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होती है, और फॉर्म 16 रिक्वायर्ड होती है, और ऑफिस ID कार्ड रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप सैलरीड सेल्फ पर्सन है, आपका खुद का बिजनेस है, तो हमें लास्ट 3 ईयर की ITI चाहिए होती है। अगर आप GST फाइल करते हैं तो GST चाहिए होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोन लेने में। तो बेसिकली पूरा प्रोसेस न्यू कार लोन का ये होता है। और इसमें जो आपकी लास्ट फंडिंग होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम 70 से 100% तक की फंडिंग करते हैं। मैम आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई कस्टमर 50% ही डाउन पेमेंट देना चाहता है और 50% लोन करवाना चाहता है, तो उस वे में क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 50% डाउन पेमेंट देते हैं तो वो भी आपके लिए इजी होगा। हम 50% का लोन कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 70 to 100% का ही लोन लेना पड़ेगा। वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप इतनी डाउन पेमेंट देंगे तो इतने का आपका लोन हो जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड होती है। और ये इसका टाइम पीरियड मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जो इसका मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 12 महीने से लेके 74 मंथ्स या फिर 74 मंथ तक के लिए होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आप लोगों के दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैम अगर किसी कस्टमर की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो उस केस में लोन 11 पॉसिबल कैसे हेल्प करेगा? ओके, ठीक है, मैं बताना चाहूँगी अगर किसी कस्टमर की लोन में या फिर कोई EMI में इंस्टॉलमेंट बाउंस है तो उसमें लोन 11 पॉसिबल कैसे हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी क्लाइंट की EMI बाउंस होती है, लेटेस्ट में बाउंस ही है, वो उसका फॉल्ट नहीं है, बैंक की साइड से फॉल्ट है, टेक्निकल इशू की वजह से है, तो उसकी रिसिप्ट या बैंक की साइड से रिसिप्ट प्रोवाइड होती है जो हम लेके वो लोन हम कर सकते हैं। वैसे हम किसी कस्टमर की 1 साल में 2 से 3 बाउंसिंग है तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सपोज उनकी EMI जानी है और किसी रीज़न की वजह से वो उन्होंने EMI नहीं दी है और उन्होंने 20 दिन बाद EMI दी है तो हम तो भी लोन कर देते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी क्लाइंट को या ग्राहकों को कि आप ये कोशिश करिएगा जैसे आपकी EMI बाउंस होती है वो 30 दिन के अंदर अंदर ही पे करें तो आपको लोन लेने में आसानी होगी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, अगर कोई कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है, उस केस में अगर वो GST और ITI नहीं पे करता है
तो क्या उस केस में लोन 11 पॉसिबल लोन करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। लोन 11 पॉसिबल आपकी ऐसे हेल्प करता है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। पहली बात तो अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो मैंने लास्ट टाइम में बताया होगा कि सैलरी पर्सन में ITR रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो अगर सैलरी पर्सन है तो ITR नहीं भरता या भरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब बात आती है सेल्फ एम्प्लॉयड पे। सेल्फ एम्प्लॉयड पे ITR ऐसे मैंडेटरी होता है जिससे उनका लोन अमाउंट हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए ITR हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर वो ITR नहीं भरता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें ये हो सकता है जो उनका लोन अमाउंट है वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसमें वो केस NIP में काउंट होता है। NIP का मतलब होता है नॉन इनकम प्रूफ, क्योंकि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए ITR ही उसका इनकम प्रूफ होता है। इस वजह से वो केस NIP में काउंट होता है, जिसे हम कहते हैं नॉन इनकम प्रूफ। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। मैम, अगर कोई कस्टमर रेंट पर रहता है और वो गाड़ी परचेज करना चाहता है तो उस केस में लोन 11 पॉसिबल क्या हेल्प करेगा? हाँ जी, बिल्कुल हेल्प करेगा। अगर कोई क्लाइंट है या फिर कोई ग्राहक है वो रेंट पे रहता है तो हमें उसका रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर वो रेंट एग्रीमेंट बनवा के दे दे तो हम लोन कर सकते हैं, या फिर वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो वो जिस एड्रेस पे वो रह रहा है उसी एड्रेस का सब डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन होगा, वही एड्रेस मेंशन होगा, तो हम विदाउट रेंट एग्रीमेंट भी हम लोन कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर है तो उस केस में लोन पॉसिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अगर किसी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड में कोई डिफॉल्टर है या पहले था तो हम बिल्कुल लोन करेंगे उनको। अगर सपोज किसी कस्टमर के कुछ ओवर ड्यूज आ रहे थे, अगर अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, अगर उसका ओवर ड्यू 2020 में था, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया, उसके पास जस्टिफिकेशन है, रिसिप्ट है पूरी, तो हम उसको लोन बिल्कुल फंड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ सपोज अभी उसका लोन चल रहा है और अभी उसने रिसेंट में कोई डिफॉल्ट करा है तो उसे वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे इजीली फंड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इंडिया के अंदर इतने सारे प्राइवेट फाइनेंस बैंक है, इतने सारे प्राइवेट फाइनेंसर है, इतने सारे कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड कराती है, आप उन सबको छोड़कर क्यों लोन 11 पॉसिबल ही क्यों लें? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। इंडिया में काफ़ी प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, काफ़ी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लोन 11 पॉसिबल है। वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करता है। पहला, हम 30 मिनट्स में सॉफ्ट अप्रूवल देते हैं। सेकंड, कि हम 48 आवर्स में आपका लोन अप्रूव करके आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। और थर्ड, हम पैन इंडिया लोन करते हैं। इफ सपोज आप जम्मू में रहते हैं और आपको यहाँ से लोन चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। हम जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक का लोन देते हैं, ठीक है। बस हमारी इसमें कंडीशन सिर्फ ये होती है कि जो आपकी गाड़ी है वो दिल्ली में अवेलेबल होनी चाहिए सिर्फ एक दिन के लिए, जिससे हम आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन करा पाएं और हम आपका लोन जल्द ही अप्रूव कर दें। आई होप आप सबके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, न्यू कार लोन, यूज कार लोन, कार एग्जिस्टिंग लोन और लैब के बारे में, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे जाके कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।